आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। ऑस्ट्रेलिया के आर्मी कमांडरों के छिनेंगे मेडल। अफगानिस्तान में किए थे वॉर क्राइम, निशाना पक्का करने के लिए 39 लोगों का किया था कत्ल। चीन बोला मेरा दोस्त है ईरान, किसी के भी दबाव में नहीं टूटेगी ये दोस्ती। आईडीएफ की सबसे प्रेस्टिजियस इंटेलिजेंस यूनिट के कमांडर ने दिया इस्तीफा, कहा मैं फेल हो गया। बाइडेन के एडवाइजर ने इजराइल को दी वार्निंग, कहा हिजबुल्लाह से उलझने की भारी कीमत चुकाने की हालत में नहीं है इजराइल। अमेरिका ने मिस्र को दी 1.3 अरब डॉलर की मिलिट्री एड, गाजा में सीज फायर करवाने की कोशिशों का मिला इनाम। लेबनान की तरफ खराब होकर बह गया इजरायली जहाज, नेवी एयरफोर्स को करना पड़ा अलर्ट। और तूफान यागी से वियतनाम में 197 लोगों की मौत, 128 लोग लापता, 800 से ज्यादा जख्मी। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 12 सितंबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से और हेडलाइंस से हमेशा की तरह ज्यादा होंगी खबरें। अल जजीरा के मुताबिक पहली हम खबर आपको बताते हैं। अल जजीरा में एक रिपोर्ट छपी और इसने चौंका दिया है। ऑस्ट्रेलिया में कई सीनियर मिलिट्री कमांडरों के सर्विस मेडल छीन लिए गए हैं। इन्हें अफगानिस्तान में वॉर क्राइम्स करने का मुजरिम पाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड मार्लिस ने 12 सितंबर यानी आज इसका ऐलान किया। 2001 से 2013 के बीच अफगानिस्तान में 39,000 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई फौजी जंग लड़ने गए थे। साल 2020 में एक रिपोर्ट जारी होती है। इसमें दर्ज कुछ सबूतों के मुताबिक बताया गया कि ऑस्ट्रेलियाई फौजियों ने अफगानिस्तान में जंग के दौरान गैर कानूनी तरीके से 39 कैदियों और आम लोगों को मार डाला था। डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लिस ने कहा कि यह हमारे लिए हमेशा एक नेशनल शेम, एक राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा बना रहेगा। ऑस्ट्रेलिया हमेशा इस धब्बे से शर्मसार होता रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई अखबार एबीसी न्यूज के मुताबिक इन फौजियों ने सिर्फ प्रैक्टिस के नाम पर बेगुनाह लोगों को मार डाला था। प्रैक्टिस के नाम पर अपना निशाना पक्का करने के लिए इन्होंने जीते जागते और अफगानियों को मार डाला था। ऑस्ट्रेलिया में तैनाती के बाद जब कोई फौजी पहली बार किसी अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराता है तो इसे ब्लडिंग कहा जाता है। इन्होंने आम लोगों को मारा अपराधी बताकर ब्लडिंग नाम दिया। आमतौर पर कोई कमांडर गश्ती पर जाता था तो अपने जूनियर को ब्लडिंग का आदेश देता था। कत्ल करने के बाद वो मारे गए लोगों के पास हथियार रख देते थे। इसके बाद वो रेडियो सेट के जरिए मैसेज भेजते थे कि उनका आतंकवादियों यानी टेररिस्ट से एनकाउंटर हुआ जिसमें वो मारे गए। आम लोगों को ये टेररिस्ट बताते थे बस अपना निशाना पक्का करने के लिए और अपनी रस्म को निभाने के लिए। साल 2016 में खुलासा हुआ कि कुछ ऑस्ट्रेलियाई फौजियों ने वहां वॉर क्राइम्स किए हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने एक कमेटी का गठन किया। रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लिस ने उन फौजियों के नाम नहीं बताए जिनके मेडल छीन लिए गए। हालांकि लोकल मीडिया के मुताबिक इनकी तादाद करीब 10 है, 10 फौजी। रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इन फौजियों पर मुकदमा चलाने पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। दोस्तों, न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि इराक, सीरिया, इजराइल और बाकी मुस्लिम ममालिक में भी गैर मुस्लिम फौजियों ने यही जुल्म किए हैं। उनके लिए मुसलमानों की जान सिर्फ प्रैक्टिस का जरिया है। इराक में विकीलीक्स के जारी हुए थोड़े से ही वीडियोस ये बताने के लिए काफ़ी थे कि इराकियों के साथ, लाखों इराकियों के साथ क्या हुआ है। टेररिज्म के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, ह्यूमैनिटी के नाम पर मुसलमानों के कत्ल और उनके खून बहाने का एक सिलसिला, एक रिवाज सा चल पड़ा है। आपको बेदार होना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको लिखना होगा, आपको बोलना होगा। आपको हथियार नहीं, आवाज़ उठानी होगी। आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ। वियतनाम की बात करते हैं जहाँ कुदरत से जुड़ी एक खबर है। एक तूफान, समुद्री तूफान यागी आया, चाइना आया था, फिर बढ़ गया वियतनाम की तरफ। वियतनाम में इसने भारी तबाही मचाई। बहुत गरीब लोग रहते हैं वहाँ। वियतनाम में तूफान यागी ने बाढ़ और भूस्खलन जैसी चीज़ें पैदा की और इससे 199 लोग मारे गए या 197। वियतनामी मीडिया के मुताबिक अभी भी 128 से ज़्यादा लोग गुमशुदा हैं, 800 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। रेड रिवर में बाढ़ आने के बाद हनोई, जो कि दारुल हुकूमत है वियतनाम की, वहाँ पानी भर गया था। फिलहाल पानी के लेवल में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। इस वाटर लॉगिंग की वजह से हनोई में एक एक्सप्रेस वे पूरी तरीके से पानी में डूब गया, खासतौर से इसका एक बड़ा हिस्सा। इससे रास्ते पर दोनों तरफ जाम लग गया।
अब कुछ खबरें लाइव मुख्तसर से तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट मिडिल ईस्ट से निकल गया है। ये यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट निकल गया, छोड़ गया। ये अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप है। ये चला गया है मिडिल ईस्ट को छोड़कर। क्यों चला गया, कब आया था? 2 महीने पहले जब इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ ईरान में, तब लगा ईरान फौरन बदला लेगा। उस वक्त उसे बढ़ती हुई टेंशन के बीच भेजा गया था, लेकिन अब इसने अमेरिका की तरफ रुख कर लिया है और गल्फ ऑफ पर्शिया को छोड़कर चला गया है। क्यों जा रहा है? क्या इन्हें ये लग गया है अमेरिका को कि ईरान हमला नहीं करेगा? और ये तो इजराइल की हिफाजत में आए थे, क्या इन्हें अब ये लगता है कि इजराइल को हिफाजत की ज़रूरत ना रही? अमेरिका जा रहा है, क्यों? या कहीं और जा रहा है? बताया अमेरिका गया, क्या कहीं कुछ हालात बिगड़ने वाले हैं? यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और डिस्ट्रॉयर यूएसएस डैनियल इनोक दोनों ने इंडो पैसिफिक कमांड एरिया जो है उस तरफ अपना, यूँ कहते हैं ना, अपनी गश्त शुरू कर दी, पानी में उस तरफ बढ़ पड़े। एसोसिएटेड प्रेस को अमेरिकन ऑफिशियल्स ने बताया। अब देखना है कि ये जाता कहाँ है। लेकिन ये आया था ईरान के हमले को रोकने, ये आया था इजराइल की हिफाजत करने। क्या ये दोनों मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं? ईरान हमला नहीं करेगा और इजराइल अब पूरी तरीके से महफूज है, ये देखना होगा। खैर, यूएस एनवॉय हॉशिन हैं, ये जो बाइडेन के सबसे भरोसेमंद और सबसे मेन सलाहकार हैं। इन्होंने इजराइल को कहा है कि एक नॉट टू रिस्क कॉस्टली वॉर इन नॉर्थ, जंग बहुत महंगी पड़ेगी नॉर्थ में, इसका जोखिम लेने की कोशिश मत करो, जुर्रत मत करो। ये जो कर लिया तुमने गज़ा में कर लिया, वो जो नॉर्थ में हिजबुल्लाह है वो हमास नहीं है। उनके पास रॉकेट मशीन गन न जाने कौन से ज़माने की थी, वो अब तक तुम्हें 12 महीनों से टक्कर दे रहे हैं। ये जो हैं हिजबुल्लाह जिन्हें कहते हैं, इनके पास मिसाइलें हैं, इनके पास ड्रोन्स हैं, इनके पास एंटी टैंक मिसाइलें हैं, इनके पास भारी साजो सामान है और शायद दुनिया को अभी पता भी नहीं उनके पास क्या क्या है। एयर डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है, टैंक्स भी हैं। तो भाई ये वो सब सामान निकालेंगे, वो जंग तुम्हें महंगी पड़ेगी। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ एक्सप्रेस्ड अ क्लियर स्टांस अगेंस्ट एस्केलेशन इन द नॉर्थ। चैनल 12 इजराइल का ये रिपोर्ट करता है, जिसको खबर बनाया है लेबनान के अलमायती ने। तो अब देखते हैं अमोस हॉस्टिन की इस जो सलाह है उसका इजराइल पर क्या असर पड़ता है। बाकी इजरायली फ़ौज के जो कारकुन हैं वो तो बराबर कह रहे हैं कि अब जंग जो है, फोकस जो है वो नॉर्थ में करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका से मिस्र को इनाम मिला है, $1.3 बिलियन का इनाम, और ये इनाम मिलिट्री एड की शक्ल में है। बहुत सी चीज़ें अब मिलिट्री एड की शक्ल में मिस्र को अमेरिका से मिलेगी, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब मिस्र लगातार कतर के साथ मिलकर गज़ा में एक डील हमास और इजराइल के बीच कराने को लगा है, सीज़ फायर की। ये डील हालांकि अब तक ना हो पाई है, मिस्र कामयाब ना हो पाया है, लेकिन उसकी तपस्या में कोई कमी नहीं है। वो इधर से उधर जा रहा है, उसकी कोई तपस्या में कमी हो तो बताओ। उसकी इस तपस्या को देखकर अमेरिका ने यूं करके भाड़ जैसा दरवाज़ा खोला और 1.3 बिलियन की मिलिट्री एड रिलीज कर दी इजिप्ट के। अब $1.3 बिलियन को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने 100 करोड़ का मामला है ये। खैर, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है सोचिएगा। कायरो यानी कि मिस्र की राजधानी, यानी मिस्र की सरकार को कायरो भी कह सकते हैं, मतलब नई दिल्ली कहते हैं ना, क्योंकि कतर और मिस्र दोनों ने, ये आज रात की खबर है, इन्होंने कहा कि मिस्र और कतर दोनों ने हमास से कहा है कि कुछ माइनर प्रपोजल चेंजेस हैं, कबूल कर लो। कुछ माइनर चेंजेस हैं, बहुत बारीक से, बहुत महीन से, बहुत हल्के से, बहुत कम चेंजेस हैं उस प्रपोजल में, जिस पे तुम राज़ी हो उसमें कुछ चेंजेस तरमीम है, कबूल कर लो, ये जंग ख़त्म हो जाए। वो क्यों लगे हुए थे? मिस्र का तो समझ आ गया, उन्हें इनाम मिला है। हमास से कह रहे हैं कि वो कुछ कम चेंजेस के साथ आया है, प्रपोजल कर लो। उस कम चेंजेस में क्या है कि आईडीएफ फिलाडेल्फी कॉरिडोर नहीं छोड़ेगी। हालांकि पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया, पूरी रिसर्च के साथ देखिएगा, जिसमें कहा गया है कि यूएई या
कि जो है कोशिशों से, उनकी तपस्या से एक अरब ममालिक की फोर्स बनेगी और वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर संभालेगी। खैर, जो भी है, हमास राजी नहीं है। वो कह रहा है कि जो जुलाई में मंजूर किया था, अमेरिका का प्रपोजल था, सारे लोग राजी थे इजराइल को छोड़कर, हम उसी पर राजी हैं, हम सौदा नहीं करेंगे। इजरायली नेशनल न्यूज़ की एक हेडलाइन है, आई फेल्ड, आई एम डीपली सॉरी। मैं नाकाम हुआ, मैं माफ़ी मांगता हूँ गहराई से। 8200 इंटेलिजेंस यूनिट, ये इंटेलिजेंस यूनिट का नंबर है 8200, इसका पूरा नाम इसी तरीके से बुलाया जाता है। और ये इस यूनिट के जो कमांडर है उसने माफ़ी मांगते हुए अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया। ब्रिगेडियर जनरल योसी सेरियल, कमांडिंग ऑफिसर 8200 इंटेलिजेंस यूनिट, ये आईडीएफ की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, तेज़ तर्रार और प्रेस्टीजियस इंटेलिजेंस यूनिट है। प्रेस्टीजियस इसीलिए कि अपने काम में माहिर है, मतलब किसी ने माचिस भी जलाई तो इसे खबर हो जाती है। इसने किस लिए माफ़ी मांगी और इस्तीफ़ा दिया कि 7 अक्टूबर को माचिस नहीं, मशाले जल नहीं दी और हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हमें पता ही नहीं चला कैसे क्या हो गया, इतना बड़ा कत्ल-ए-आम हो गया, हमास ने इतना बड़ा हमला कर दिया, हमारे तो मुंह पर थूक गया, मेरी वजह से थूका है, मैं सॉरी बोलता हूँ, इस्तीफ़ा देता हूँ 7 अक्टूबर के फेलियर्स के लिए। इस्तीफ़े अभी बहुत से होंगे। एक हरेदी मिनिस्टर, यानी कि एक रब्बी मिनिस्टर है, कट्टरपंथी टाइप का, उसकी पार्टी की सपोर्ट से इजराइल की हुकूमत नेतन्याहू की चल रही है। उस हरेदी मिनिस्टर की खबर 12 सितंबर को छपी है। उसका डायलॉग सुनिए, नेतन्याहू किस प्रेशर में और कितनी अपनी ख्वारी करवा कर एज अ पीएम काम कर रहा है। हरेदी मिनिस्टर ने कहा है कि इफ़ देयर वरंट अ वॉर, इफ़ देयर वर नॉट अ वॉर, राइट नाउ वी वुड लीव द गवर्नमेंट। अगर जंग ना चल रही होती इस वक्त तो हम सरकार छोड़ देते, हम सरकार छोड़। यूनाइटेड तोरा जुडिज्म की, जुडिज्म नाम से पार्टी है और इस मिनिस्टर का नाम है यित्ज़हाक गोल्डकनॉफ। तो इसने ये बात कही है कि आपने जो है जिस तरीके के बिल पेश किए हैं हरेदियों को लेकर और दूसरी चीज़ें, उससे हम इतने खफा हैं कि अगर जंग का माहौल ना होता तो हम आपकी सरकार को लात मार देते और अपना सपोर्ट वापस ले लेते। एक इजराइल का जहाज़, उस पर 2 उनके नाविक सवार, क्रू मेंबर्स, ये जहाज़ ख़राब हो गया समंदर में। बताओ क्या क्या ख़राब हो रहा है इजराइल में। और मुआ बह के पहुँच भी गया लेबनान की तरफ। वहाँ पर यूँ करके जो है इन लोगों ने कि भाई ये तो उधर मार देगा हिजबुल्ला ले जाकर। अब पता नहीं हिजबुल्ला को खबर हुई ना या नहीं हुई, या उसने सोचा कि मुर्दारों को क्या मानना, वैसी ख़राब जहाज़ है। जो भी है, इस जहाज़ के ख़राब होते ही जो है हो अल्लाह मच गया। अरे 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 हो हा। तो एयरफोर्स, इजराइल की नेवी सब लगी, बड़ा जहाज़ गया खींच के टो करके से। खैर ये बताया गया, ताज़ा अपडेट यह आई कि खींच कर ले आया गया है, लेबनीज़ वाटर में बह गया था। खैर हम खबर पढ़ लेते तो आपको जो अपने तरीके से बता देते हैं। चाइना ने कहा है ईरान मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, किसी ने अगर आग उठा कर देखी तो मैं कुछ करूँगा तो नहीं, लेकिन उससे दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। चाइना व्यापारी आदमी है, ताकत उसके पास खूब है, पैसा भी खूब है, लेकिन लड़ता नहीं है। इसलिए वो कहता है कि कोई आग दिखाएगा मैं कुछ करूँगा नहीं, लेकिन हाँ किसी के प्रेशर में दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। चाइना सेज ईरान टाइज वोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्रीज, कि ईरान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, जो दोस्ती है, उससे दूसरी कंट्रीज से प्रेशर नहीं पड़ सकता। वो कितना भी दबाव डालें, हमारे जो रिलेशंस 25-30 साल से चल रहे हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगे। अब इन 25-30 साल में आपने क्या सुना कि ईरान को चाइना से क्या फ़ायदा? मतलब हेडलाइन कोई बनी, कभी पढ़ी तो इतना बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस चल रहे हैं दोनों के। अब इतने सैंक्शंस के बाद भी चाइना अगर बिजनेस कर रहा है तो इट मीन्स अच्छी बात है, बड़ी बात है। इजिप्ट में जो है कहा है, वो ने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि इंटरनेशनल अरब फोर्सेस फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर जो है वो तैनात होने को हैं और इजिप्ट इसके लिए राज़ी हो गया है। पहले वो राज़ी नहीं था, वो चाहता था आईडीएफ भी जाए यहाँ से, गज़ा की फ़ोर्स जैसे थी वैसे रहे, लेकिन अब वो अरब फोर्स के लिए हो गया है राज़ी, ताकि कम से कम किसी सूरत से आईडीएफ तो टले फिलाडेल्फी कॉरिडोर से, हमारी सरहद से, बाकी बाद में देखेंगे। एक तस्वीर है, दिखा दूँ, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान सैयद अली ख़ामनेई साहब की, ये इमाम रज़ा की जो मज़ार है वहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर क्लीनिंग सेरेमनी थी, गुस्ल वगैरह होता है, तो वहाँ पर ये 8th शिया इमाम थे, इमाम रज़ा,
अलैहिस्सलाम, और उनकी मज़ार पर उन्होंने जाकर हाज़िरी दी, कुछ जो है दुआ वगैरह भी मांगी मुल्क की, कौम की और मुसलमानों की बेहतरी के लिए। जो भी दुआ मांगी होगी, खैर वो तो सामने नहीं आई। ये तस्वीर थी, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया दुनिया भर की खबरें देखने के लिए। तबीयत थोड़ी नासाज है, अगर आवाज़ का लेवल थोड़ा कम रह जाए या आवाज़ फटी फटी आए तो माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ा बुखार, खांसी, नज़ले में चल रहा है मामला। उम्मीद करते हैं शो में मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी, भले ख़बरें वैसी थी या ना थी। शुक्रिया।